हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे जो पिछले चैप्टर में हमने की थी, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, तो उसके संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो उसमें पहला अद्वैतवादी था और दूसरा द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, तो हम पहले में बात कर चुके थे अद्वैतवादी की, और आज हम बात करेंगे द्वैतवादी संकल्पनाएं जो प्रस्तुत हुई हैं। ठीक है, तो जो और इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले कि द्वैतवादी संकल्पना को बी पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि एक से अधिक तारे के सहयोग से जो मतलब ग्रहों की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहण परिकल्पना की। ठीक है, यह मोल्टन तथा चैम्बरलिन ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, चैम्बरलिन ने 1905 ईस्वी में, ठीक है, इसे 1905 ईस्वी में चैम्बरलिन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या बताया अपने परिकल्पना में। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में पहले से दो विशालकाय तारे थे, एक सूर्य था और एक उसका साथी तारा जो बहुत विशाल था, बहुत विशालकाय था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, सूर्य स्थिर था और शीतल एवं ठोस था। ठीक है, सूर्य स्थिर था, शीतल एवं ठोस था, और साथी तारा जो सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, जब वह साथी तारा सूर्य के नजदीक आता गया, तो जब वह निकटतम दूरी पर पहुंचा तो सूर्य के वायु भाग पर उसका आकर्षण पड़ा। ठीक है, मतलब कि उसका आकर्षण पड़ा, जिससे सूर्य के वायु भाग से असंख्य, मतलब कि जैसे कि ये सूर्य था और ये विशालकाय तारा था। ठीक है, ये विशालकाय तारा था। जब यह नजदीक पहुंचा जब सूर्य के नजदीक पहुंचा तो क्या हुआ, जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ा तो क्या हुआ, ये इसमें से असंख्य छोटे छोटे ग्रहण बाहर निकले। ठीक है, क्या निकले, ग्रहण, असंख्य छोटे छोटे आकाश की तरफ ग्रहण निकले। ठीक है, तो क्या इन्होंने बताया, जो ग्रहण निकले उन्हें इन्होंने प्लानेटिस्मल कहा है, ग्रहणों को प्लानेटिस्मल ग्रहण या प्लानेटिस्मल कहा। फिर उन्होंने बताया कि ये जो बड़े ग्रहण थे, ठीक है, जो इसमें से जो बड़े ग्रहण थे उन्हीं के साथ छोटे छोटे असंख्य ग्रहों को आकर्षित करते चले गए और बड़े ग्रह के रूप में ग्रहों का निर्माण होता चला गया। इसी प्रकार ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक, इसके अलावा इन्होंने तीन और चीजों की के बारे में प्रयास किया है। पहला इन्होंने कि वायुमंडल के संगठन की प्रयास किया है, और उष्मा की उत्पत्ति के बारे में प्रयास किया है, और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में प्रयास किया है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं दूसरी जो ज्वारी परिकल्पना है। ठीक है, तो ज्वारी परिकल्पना जीन्स ने तथा जेफरीज ने 1919 था 1929 ईस्वी में प्रस्तुत की। ठीक है, ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स तथा जेफरीज ने 1929 ईस्वी में, मतलब जेम्स जीन्स ने 1919 ईस्वी में और जेफरीज ने 1929 ईस्वी में परिकल्पना प्रस्तुत की, जो उसका संशोधन करके प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो जो जेम्स जीन्स ने प्रस्तुत की, इन्होंने क्या बताया कि प्रारंभ में मतलब कि सूर्य के साथ साथ एक साथी तारा था, जो एक विशालकाय साथी तारा था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि पहले सूर्य था, ठीक है, एक सूर्य था और एक साथी तारा था जो, ठीक है, जो विशालकाय था। ठीक है, वो सूर्य की तरफ बढ़ रहा था,
सूर्य अपने जगह पर ही घूम रहा था, स्थिर था, अपनी जगह पर घूम रहा था, ठीक है। और ये अपनी ऑर्बिट में घूम रहा था और ये सूर्य के नजदीक बढ़ रहा था, ठीक है, सूर्य के नजदीक बढ़ रहा था साथी तारा जो विशालकाय था। जब यह निकटतम दूरी पर पहुंचा तो क्या हुआ, सूर्य के जो बाह्य सतह पर था तो उस पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ा या आकर्षण शक्ति के कारण इसमें से एक ज्वार की उत्पत्ति हुई, ठीक है। क्या हुआ, इसमें से एक ज्वार निकला, इसमें से एक ज्वार निकला जो सिगार की आकृति का था, ठीक है। और जब यह ज्वार निकला, ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या हुआ, इस आकार का एक सिगार निकला, ठीक है। तो उसे जेम्स जीन्स ने क्या बताया, फिलामेंट कहा, ठीक है, इसे फिलामेंट कहा। और जब यह ज्वार ये फिलामेंट निकला, बाहर निकल आया, तो क्या हुआ, और ये साथी तारा आगे निकल गया, मतलब क्योंकि एक पथ के सारे ये नजदीक आया था सूर्य के, और यह आगे जब निकल गया सूर्य से तो इसके साथ यह नहीं चल पाया, मतलब यह फिलामेंट इसके साथ नहीं चल पाया और सूर्य के भी गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ गया और ये भी बाहर निकल गया और ये बीच में जब रह गया तो यह सूर्य का चक्कर लगाने लगा, ठीक है। क्या हुआ, यह सूर्य का चक्कर लगाने लगा। तो बाद में क्या इन्होंने बताया कि जो फिलामेंट था और सूर्य था, तो क्या इन्होंने बताया, बाद में जो फिलामेंट था उसमें विखंडन हो गया, विखंडन होने से उसमें ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रहों का आकार है उसके बारे में बताया कि किस तरह, तो जो बीच का भाग था उसमें बड़े ग्रह बने, ठीक, उसके बाद छोटे छोटे ग्रह बने और इसी तरह छोटे ग्रहों का निर्माण होता चला गया। क्या बताया इन्होंने, छोटे ग्रहों का निर्माण होता चला गया, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने बताया और ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक। तो ये जेम्स जीन्स ने बताया। फिर उसके बाद जेफरीज ने इसी का इसमें संशोधन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया 1929 ईस्वी में कि जो सूर्य और उसके साथी तारे के अलावा एक और तारा था जो भी एक विशालकाय तारा, वो भी एक विशालकाय तारा था, वह साथी तारे के निकट आ रहा था, ठीक। उन्होंने क्या बताया, इसके इन दोनों तारों के अलावा एक और तारा था, ठीक है, और वो तारा इनके साथी तारे के निकट आ रहा था। निकट आने के बाद इसमें से विस्फोट हो गया, ठीक, विस्फोट हो जाने से, ठीक है, टक्कर हुई और विस्फोट हो गया जिससे आकाश में पदार्थ निकला और उसी पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यह किसने बताया, जेफरीज ने, ठीक है। और अब बात करते हैं हम द्वैतारक परिकल्पना की, ठीक है। यह रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है, इसकी रसेल की द्वैतारक परिकल्पना है। इसमें रसेल ने क्या बताया, जो जेम्स जीन्स की परिकल्पना थी उसमें इन्होंने दो चीजों का जो नहीं मतलब कि पूर्ण कर पा रहे थे। उसमें से था पहला कि सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी और ग्रहों के कोणीय आवेग की जो अधिकता थी, ठीक है, तो कोणीय आवेग की ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता, ये दो चीजों के बारे में यह सिद्धांत नहीं बता पा रहा था, तो उसका इन्होंने प्रयास किया, उसको हल करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि सूर्य के अलावा दो और तारे थे, मतलब एक सूर्य था, उसका साथी तारा था और साथी तारे के अलावा एक और विशाल जो मतलब तारा था। उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य था ये अपने जगह ही चक्कर लगा रहा था, ठीक है, सूर्य अपने जगह ही चक्कर लगा रहा था, ठीक। और उसके बाद एक जो इनका साथी तारा था, ठीक, ये साथी तारा था। फिर उसके बाद एक और साथी तारा जो विशालकाय था, ठीक है, जो विशालकाय था वो इसके पड़ोस में आ रहा था, जैसे ऐसे सीधे लिख सकते हैं, इसके पड़ोस में आ रहा था जो साथी तारा था, ठीक है, साथी तारा, साथी, और ये विशालकाय तारा। तो उन्होंने क्या बताया, जब यह विशालकाय तारा साथी तारे के नजदीक आया
तो इसमें से एक ज्वार की उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या बताया, इसमें से एक, जब इसके बाह्य भाग पर इसकी आकर्षण शक्ति पड़ी तो इसमें से पदार्थ बाहर निकला, और वही पदार्थ जब बाहर निकला तो उसी पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। क्या इन्होंने क्या बताया, एक सूर्य था, उस सूर्य ठीक अपनी जगह पे था और उसके साथ एक ऑर्बिट में एक साथी तारा घूम रहा था, ठीक है, और एक बाहर से जो विशालकाय तारा था वह इसके नजदीक आ रहा था साथी तारे के, ठीक है, और पथ के सारे नजदीक आ रहा था। तो वो जब आया, नजदीक आया, तो क्या हुआ, इसके वायु भाग पर प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ने से इसमें से असंख्य जो पदार्थ है वो बाहर निकला, पदार्थ बाहर निकला, उसी से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, और हाँ, इसके अलावा एक बात और इन्होंने इस आधार पे क्यों प्रस्तुत किया, उन्होंने ये बताया कि सिंपल सा है, जो सूर्य था वो हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ था, और जो ग्रह बने हैं वो लोहा, निकेल और इस टाइप से बने हैं, एल्युमिनियम से बने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, और जब इन्होंने बताया था कि सूर्य से ही मतलब कि ग्रहों की बाहर निकला जब फिलामेंट, तो उसमें से मतलब कि पदार्थ निकला, उसी से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो और आज के ग्रह और जो सूर्य है उसमें कोई मेल नहीं खाता, उसके जो स्ट्रक्चर के बारे में कोई मेल नहीं खाता, और उन्होंने इस आधार पर प्रस्तुत किया जो साथी तारा था, ठीक है, उससे मेल इन्होंने किया है कि उसके बारे में, उसे कोणीय आवेग के बारे में भी दर्शाया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इसके अलावा बात करते हैं नवतारा परिकल्पना की, ठीक है, नोवा हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें यह होयल तथा लिटिलटन होयल तथा लिटिलटन ने 1939 ईस्वी में प्रस्तुत की थी नवतारा परिकल्पना, ठीक है। होयल तथा लिटिलटन ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जैसे जो ग्रह थे, ठीक है, तो उनमें जो हीलियम जैसे कि सभी जो तारे थे वह गैस से बने हुए थे, और उसके बाद उन्होंने क्या बताया, एक सूर्य था और एक जो तारा था साथी तारा, ठीक है, तो वह जो साथी तारा था वो विशालकाय था और हाइड्रोजन का बना था, हाइड्रोजन हीलियम का बना था। तो क्या हुआ, इसमें जो यह साथी तारा था यह हाइड्रोजन का पर्याप्त मात्रा में मतलब कि उपभोग कर रहा था, ठीक है, अधिकतम उपभोग कर रहा था। जब यह अपने भंडार जो हाइड्रोजन का भंडार समाप्त हो गया तो इसमें इसके सेंट्रल में, ठीक, सेंट्रल में विखंडन मतलब कि नाभिकीय विखंडन हुआ और यह विस्फोटित हो गया। जब यह विस्फोटित हो गया, ठीक है, तो जब विस्फोटित हो गया तो जो पदार्थ था, ठीक है, धूल थी, गैस थी और जो वेग थे वगैरह, वो सब बिखर गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे, ठीक है, वो सूर्य का चक्कर लगाने लगे। और जब वह क्रम चलता गया चक्कर लगाने का, बाद में यही पदार्थ घनीभूत होना स्टार्ट कर दिए। जब घनीभूत हो गए तो इन्हीं में ग्रहों की उत्पत्ति होती चली गई, ठीक है। ये सूर्य था और उसके आसपास चक्कर लगाते लगाते जब घनीभूत हो गया जो पदार्थ था, तो बाद में ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं धूलि परिकल्पना की, ठीक है। तो इसमें क्या बात करेंगे, धूलि परिकल्पना ऑटो स्मिथ ने दी थी, ऑटो स्मिथ ने दी थी 1943 ईस्वी में, ठीक है, 1943 ईस्वी में दी थी। इन्होंने क्या बताया कि प्रारंभ में जो धूल मेघ और गैस यह ब्रह्मांड में पहले से ही था और यह
मतलब कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह तारों और जो मतलब कि जो छोटे छोटे वो थे ग्रह और जो तारे थे, उन्हीं से जो पदार्थ निकल रहा था उसी से यह उसके आसपास मतलब कि पड़ा हुआ था बाहर, मतलब कि अंतरिक्ष में बिखरा पड़ा था। तो क्या बताया कि सूर्य जब आकाशगंगा के बीच से होकर गुजर रहा था, क्या बताया, जब सूर्य आकाशगंगा के बीच से होकर गुजर रहा था तो उसके आकर्षण शक्ति के कारण जो वहां पे जो गैस और मेघ और जो बिखरा पड़ा हुआ था, ठीक है, जो धूल कण बिखरे बिखरे हुए पड़े थे, वह आकर्षित करके अपने साथ ले लिया। क्या ले लिया? जो सूर्य था उन पदार्थों को अपने साथ ले लिया, ठीक है, आकर्षण शक्ति के कारण। जब वह अपने साथ ले लिया कणों को, धूल गैस और सभी कणों को, ठीक, जब कणों को इकट्ठा कर लिया सूर्य, तो बाद में यह उसका राउंड करने लगे। राउंड करने के बाद इसमें जब राउंड होने लगा, ठीक है, जब राउंड होने लगा तो ये एक तस्तरी के रूप में, जो इसके जो मतलब कि धूलिकण थे और घनीभूत होकर तस्तरी के रूप में बन गए। एक तस्तरी के रूप में जब बन गए, तब बाद में तस्तरी के रूप बन जाने के बाद इसमें ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक है, इन्हीं पदार्थों के द्वारा उत्पत्ति हुई, ठीक। तो यह ऑटो स्मिथ ने बताया, ठीक है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस में। फिर उसके बाद में विखंडन सिद्धांत, जो रासजन ने प्रस्तुत की थी, रासजन ने प्रस्तुत की। इन्होंने क्या बताया कि ग्रहों के विस्फोटन से जो ग्रह विखंडित हुए, ठीक, उन्हीं के पदार्थों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। जो तारे विखंडित हुए थे उन्हीं के जो पदार्थ था उसी से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और इसके अलावा एक और सिद्धांत की बात करें, ठीक है, वो है स्पिड सिद्धांत, जो 1942 ईस्वी में एसी बनर्जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक, एसी बनर्जी ने प्रस्तुत किया था। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिन्होंने स्पिड सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इसके अलावा आधुनिक सिद्धांत भी बहुत प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है। इसके इन सिद्धांतों के अलावा जो आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं उनमें आपको पता ही है कि जो जार्ज लेमेंटियर की संकल्पना है, और इसके अलावा अन्य कई संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, वह आधुनिक परिकल्पनाओं में प्रस्तुत की गई हैं। तो आज हम केवल जो बात किए हैं वो द्वैतवादी संकल्पनाएं जो प्रस्तुत की गई हैं उनके बारे में हम बताए हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहेगा, और जो अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।